हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, इवो जिमा एक वोल्केनो आइलैंड है जो कि जापान का ही एक हिस्सा है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास के बारे में जानते हो तो इसका जिक्र आपने जरूर सुना होगा। ये जंग वर्ल्ड वॉर 2 में होने वाली बड़ी जंगों में से एक है। ये जंग अमेरिका और जापान के बीच था और ये जंग इवो जिमा आइलैंड पर हुआ था, इसीलिए इसमें मरीन सेना शामिल थी। ये लड़ाई मात्र 37 दिनों की थी। साल था 1945। वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म होने को था। इसमें जीत तो अमेरिका की हुई थी, पर यह जंग जापान की सेना के लिए बहादुरी का मिसाल बन गया। जापान की सेना को पता था कि वो अमेरिका से नहीं जीत सकते, क्योंकि अमेरिका उस वक्त काफी ताकतवर था। पर जापान की सेना ने जिस तरह से उनका मुकाबला किया वो सच में प्रशंसा के काबिल था। 26 मार्च 1945 को अमेरिका ने जीत हासिल करके इवो जिमा पर अपना झंडा फहरा दिया। सवाल ये था कि अमेरिका के लिए इवो जिमा को जीतना इतना जरूरी क्यों था। इवो जिमा आइलैंड एक रणनीतिक स्थान था, क्योंकि जापान पर हमला करते समय अमेरिका को अपने लड़ाकू विमान और बॉम्बर जेट्स को उतारने यानी कि लैंड कराने के लिए जगह की आवश्यकता थी। इवो जिमा मरीन इतिहास का अब तक का सबसे खूनी जंग है। इवो जिमा पर फतह करने के बाद 27 मरीन अमेरिकन कैप्टन को अमेरिका की सरकार ने पुरस्कार से सम्मानित किया था कि उन्होंने इवो जिमा पर एक्शन लेकर बहुत अच्छा काम किया है। एक ऐसा खूनी खेल जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, उसके लिए पुरस्कार, ये बात सच में शर्मनाक है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा किसी देश को आघात पहुंचा है तो वो है जापान। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला जो अमेरिका ने किया था, और उसके पहले इवो जिमा पर हमला, एक ऐसा जख्म जो सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। तो चलिए फिल्म के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इवो जिमा आइलैंड से। साल है 2005। हम देखते हैं वहाँ कुछ पुराने टैंक्स, मशीन गन्स जो कि खराब हो चुके हैं। इवो जिमा पर हमला हुए पूरे 70 साल बीत चुके हैं। हम वहाँ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि एक टनल में कुछ खोज कर रहे हैं। तभी उनमें से एक शख्स को जमीन में दबी हुई कोई चीज दिखाई देती है। सब मिलकर उसे खोदने लगते हैं। वहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं इवो जिमा आइलैंड को। साल है 1944। वर्ल्ड वॉर 2 जारी था। हम देखते हैं कुछ जापानीज सोल्जर्स अमेरिका से मुकाबला करने के लिए बीच ट्रेंचेस बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका इस आइलैंड पर जरूर हमला करेगा। हम वहाँ 2 प्राइवेट क्लास सोल्जर्स को देखते हैं, सैगो और काशीवारा। सैगो इस काम से खुश नहीं था, वो बकबक किए जा रहा था। काशीवारा कहता है ये जापान का सबसे पवित्र आइलैंड है। सैगो कहता है इसमें कुछ पवित्र नहीं है। सैगो कहता है हम अमेरिकन को ये आइलैंड दे क्यों नहीं देते, और ये बात कैप्टन तानिदा सुन लेता है और दोनों को पनिश करने लगता है कि उसने देश के खिलाफ ये बात कही कैसे। उसी दिन उस आइलैंड पर जनरल तादामिची पहुंचे थे, जो कि उस आइलैंड का कमांड लेने आए थे। वो उस आइलैंड के इंस्पेक्शन करने निकल जाते हैं कि सेना डिफेंस में किस तरह से काम कर रही है। वो देखते हैं कि कैप्टन तानिदा दोनों को मार रहा है। जनरल तादामिची के पूछने पर तानिदा बताता है ये दोनों ने देश के खिलाफ गलत शब्द कहे हैं। तादामिची कहता है इन्हें मारने से अच्छा इन्हें एक दिन राशन मत दो। तादामिची कहता है और ये सोल्जर्स खुदाई क्यों कर रहे हैं, इसे अभी बंद कर दो। अमेरिकन बीचेस को पहले टेक ओवर करेंगे तो इसका कुछ फायदा नहीं है। वो कहता है कि इन सोल्जर्स को थोड़ा आराम दो, ऐसा लगता है ये किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। आगे हम देखते हैं सैगो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो कहता है कि तादामिची एक अच्छा जनरल है और उसने अमेरिकन को मात देने के लिए कोई अच्छा प्लान तैयार किया होगा। रात हम देखते हैं तादामिची आइलैंड के दौरे के बाद टेंट में आता है। वो कहता है ये आइलैंड मेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। तभी टेंट में कैप्टन ईटो आ जाता है। तादामिची के पूछने पर ईटो बताता है हमारे पास सिर्फ 41 जीक्स और 13 बॉम्बर्स हैं। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले साइपेन जंग में हमने 66 प्लेन्स खो दिए। तादामिची उस आइलैंड के मैप की तरफ देखता है। वो उन्हें अपना प्लान दिखाता है, पर कैप्टन तादामिची की बात से सहमत नहीं थे। तादामिची कहता है जो तुम बीच ट्रेंच बना रहे हो वो दुश्मनों को नहीं रोक पाएगा। सब चले जाते हैं वहाँ से। रात तादामिची फिर से उस टेंट में आता है और वो आइलैंड के नक्शे को अच्छी तरह से देखता है। उसे लगता था कि वो अपने बनाए हुए प्लान से अमेरिकन को मात दे सकता है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं सैगो अपना एक लेटर लेकर पोस्टमैन को देता है, जो बोट से उस लेटर को सब सोल्जर के परिवार तक पहुंचाता था। सैगो काफी लेटर भेजा करता था अपनी पत्नी हैनको को। पोस्टमैन कहता है इतने लेटर्स भेजते किसको हो। सैगो कहता है मेरे काफी रिलेटिव्स हैं। पोस्टमैन कहता है तो फिर हर लेटर पर तुम्हारी वाइफ का एड्रेस क्यों है। वो सैगो का लेटर पढ़कर हंसने लगता है। सैगो अपना लेटर उससे लेकर चला जाता है। दूसरे दिन सब ट्रेनिंग पर होते हैं, पर सैगो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता तो तानिदा उसे कहता है कि आज रात तुम सारे सोल्जर्स के जूते साफ करोगे।
आगे हम देखते हैं उस आइलैंड पर कुछ सिविलियंस भी रहते हैं। तादामिची कहता है कि इन लोगों को इस आइलैंड से बाहर निकालो क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है। तादामिची बीच से माउंट सूरीबाची को देखता है जो जमीन की सतह से काफी ऊपर था और वहाँ से बीच पर निशाना साफ लगाया जा सकता था। उन्हें अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। वहाँ एक लेफ्टिनेंट निशी भी था जो कि कुछ दिन पहले ही उस आइलैंड पर आया था, जो कि हॉर्स जंपिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। उसके घोड़े का नाम जुपिटर था और उसे अपने घोड़े से काफी लगाव था। निशी बीच पर आ जाता है। तादामिची उसके घोड़े की काफी तारीफ करता है और शाम डिनर पर अपने टेंट में बुलाता है। शाम दोनों साथ बैठे होते हैं। निशी बताता है कि उनके पास एपीएन बहुत कम बैटलशिप बचे हुए हैं और हमारी पानी और हवा में लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है। निशी कहता है अगर मेरा बस चले तो इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करके पानी में हमेशा के लिए डुबा दूं, तो ये आइलैंड अमेरिका के हाथ कभी नहीं आएगा। तादामिची उदास हो जाता है क्योंकि वहाँ हर एक शख्स को पता था कि अमेरिका से जीत पाना लगभग नामुमकिन है। रात तादामिची मैप को एक बार फिर देखता है, शायद कोई तरकीब हाथ लग जाए जिससे अमेरिका को मात दी जा सके। सुबह तादामिची एक सोल्जर को लेकर बीच पर आता है और उसे भागने के लिए कहता है और तादामिची उस पर निशाना परखता है। वो देखना चाहता था कि यहाँ से क्या अमेरिकन पर निशाना लगाया जा सकता है। ये देखकर दूर बैठे काशीवारा और सैगो हंसने लगते हैं। काशीवारा कहता है कहीं तादामिची पागल तो नहीं हो गया है। तभी काशीवारा के पेट में दर्द होने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन तादामिची बाकी कैप्टन को पहाड़ी पर ले जाता है। वहाँ 3 पहाड़ियाँ थी, मोटोयामा, हिगाशियामा, सूरीबाची। तादामिची कहता है कि हम इन पहाड़ों में टनल्स बनाएंगे ताकि हम ज़्यादा दिनों तक अमेरिकन से लड़ पाएं। पर हयाशी और ओशुगी उसकी बात से एग्री नहीं होते। तादामिची बताता है मैंने अमेरिका को करीब से देखा है और मैं कई साल अमेरिका में गुजार चुका हूँ। अमेरिका बहुत ताकतवर है और हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर हम बीच पर ट्रेंचेस बनाएंगे तो हम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उसी दिन हम देखते हैं बटालियन में शामिल होने के लिए एक नया सोल्जर आया था। उसका नाम शिमिजू था। वो भीतर जाता है। उसे 312th बटालियन में शामिल होने के लिए भेजा गया था जिसमें सैगो और उसका दोस्त नोजाकी थे। सैगो उदास बैठा होता है क्योंकि काशीवारा की डेथ हो चुकी है, उसे इन्फेक्शन हो गया था। सुबह हम देखते हैं सैगो और नोजाकी साथ बैठे होते हैं। हम देखते हैं सैगो अपनी वाइफ हैनको को याद करने लगता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हैनको और सैगो एक बेकरी चलाते हैं पर अब वो बंद हो चुका है। एक दिन उनके घर पर एक सोल्जर आता है। वो एक लेटर देता है और बताता है कि तुम्हें जंग के लिए चुना गया है। पर हैनको इमोशनल हो जाती है। वो उस सोल्जर से कहती है कि मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सैगो को जंग में जाने से मना करती है, पर वहाँ खड़ी महिलाएं उसे कोसने लगती हैं कि हमने अपने बेटे और पति को जंग में भेजा है देश के लिए, तुम्हारा भी फर्ज होता है। सैगो हैनको को समझाता है कि उसे जंग में जाना होगा, पर हैनको रोने लगती है क्योंकि हैनको प्रेग्नेंट थी। सैगो कहता है वो जंग से जरूर वापस आएगा। हैनको कहती है जो लोग जंग पर जाते हैं वो कभी घर वापस नहीं आते। हैनको कहती है मैं इस बच्चे के साथ कैसे गुजारा करूंगी जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है। वो रोने लगती है पर सैगो उसे समझाता है वो वापस जरूर आएगा। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं पहाड़ों में टनल खोदने का काम शुरू हो गया था। हम देखते हैं ओशुगी इस काम से खुश नहीं था, उसे ये समय बर्बादी लग रहा था। शाम ओशुगी को तादामिची अपने टेंट में बुलाता है। तादामिची ने उसके लिए एक ट्रांसफ़र लेटर बनाया था। वो कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुम्हारी जगह एडमायरल इचिमारू को बुलाया है। ट्रांसफ़र लेटर देखने के बाद ओशुगी का असली रूप सामने आ जाता है। वो कहता है कि टनल खोदना समय बर्बादी है, 5 दिनों से ज़्यादा तुम्हारे सोल्जर्स नहीं टिक पाएंगे। तादामिची कहता है मेरे सोल्जर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ओशुगी वहाँ से चला जाता है। तादामिची को भी ये बात पता थी कि अमेरिका से जीतना नामुमकिन है, पर वो इस जंग को लड़के दुनिया को एक मिसाल देना चाहता था। सुबह तानिदा टेंट में सोल्जर को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि अमेरिकन सोल्जर का सामना किस तरह से करना है। वो कहता है तुम्हारे टारगेट पर अमेरिकन मेडिक्स होने चाहिए। तुम जितने मेडिक्स को मारोगे उससे जंग में घायल सोल्जर्स की भी बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं इचिमारू आइलैंड पर आ गया है। तभी हम देखते हैं अमेरिकन एयरफोर्स इवोजिमा आइलैंड पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ये भी अमेरिका के प्लान का ही हिस्सा था। अमेरिकन फोर्स बॉम्ब बरसाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। निशी भागते हुए अपने घोड़े के पास जाता है, देखता है बॉम्ब गिरने से उसकी मौत हो गई है। उसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है।
सैगो देखता है एक सोल्जर पर बॉम्ब गिरने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है। सैगो ये देख के डर जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं यूएस मरीन आइलैंड की तरफ आ रही है। फुजीता आकर तादामिची को बताता है अमेरिकन मरीन उनकी तरफ आ रही है। तादामिची कहता है वक्त आ गया है, सोल्जर्स को तैयार करो। तादामिची सोल्जर के पास आता है। वो कहता है आज हम जापान अपने देश के लिए लड़ेंगे और किसी को मरने की इजाज़त नहीं है जब तक कि वो 10 अमेरिकन सोल्जर्स को न मार दे। हम सब मिलकर उनका आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे और कोई भी घर वापस जाने की उम्मीद मत करना। आज हम जिएंगे तो जापान के लिए और मरेंगे तो जापान के लिए, और मैं हमेशा तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा। यहाँ हम देखते हैं सैगो और शिमिजू के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं सैगो अपने सारे लिखे हुए लेटर्स को एक एनवेलप में डाल देता है जो उसने अपनी वाइफ हैनाको के लिए लिखा था। यहाँ निशी भी अपने परिवार को लेटर लिख रहा होता है कि मेरा घर लौटने का इंतजार मत करना, पर मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, तुम्हारा निशी। सबको पता था कि ये लेटर्स उस आइलैंड के बाहर नहीं जाने वाले, फिर भी लोगों में एक उम्मीद थी। हम देखते हैं अमेरिकन सेना आइलैंड पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं। तादामिची अमेरिकन सेना को देखता है और उसका अंदाजा सही था। सेना ने बीच को पहले अपने कब्जे में ले लिया था। इचिमारू अपनी सेना को हमला करने का आदेश देता है। जापानीज सोल्जर्स बीच पर फायर करने लगते हैं। हम देखते हैं अमेरिका अपने आधुनिक हथियारों की मदद से कीताकुबू पर कब्जा कर लेते हैं। ये खबर तादामिची को दी जाती है। उसके पूछने पर फुजीता बताता है लगभग 20,000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं और 80 टैंक्स। हम देखते हैं वहाँ एक जापानीज सोल्जर की मौत हो जाती है। इतनी दर्दनाक मौत देख के सैगो डर जाता है। तभी तानिदा वहाँ आ जाता है। वो कहता है सैगो को कि वो मशीन गन चलाए, पर सैगो कहता है मशीन गन ब्लास्ट हो गई है। तानिदा कहता है जल्दी जाकर कैप्टन अदाची को यहाँ नई मशीन गन भेजने के लिए कहो। सैगो अदाची के पास जाता है। अदाची ट्रांसमीटर पर तादामिची से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं जीतने की उम्मीद खो चुका हूँ। तादामिची कहता है कि सैनिकों को लेकर नॉर्थ केव में आ जाओ, पर अदाची कहता है मैं मरने की इजाज़त चाहता हूँ। तादामिची उसे रुकने के लिए कहता है। सैगो ये सुनकर वहाँ से तानिदा के पास वापस आ जाता है। तानिदा कहता है अमेरिकन के हाथों मरने से अच्छा हम अपनी जान खुद ले लें। सब खुद को ग्रेनेड से ब्लास्ट कर लेते हैं। सैगो ये देख के डर जाता है। आखिरी में सैगो और शिमिजू बचते हैं। सैगो भागने लगता है। शिमिजू उस पे गन पॉइंट कर देता है कि वो अमेरिकन को सरेंडर करने जा रहा है। सैगो बताता है कि मैंने ट्रांसमीटर पर सुना है कि नॉर्थ केव में और ट्रूप्स हैं, हम उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। शिमिजू उसकी बात मानकर उसके साथ चला जाता है। हम देखते हैं तादामिची का माउंट सूरीबाची से संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि सबने सुसाइड कर लिया था और सैगो और शिमिजू नॉर्थ केव की तरफ निकल गए थे। तादामिची वहां खुद जाने का फैसला करता है, पर फुजीता कहता है कि माउंट मोटोयामा का ट्रांसमीटर अभी भी काम कर रहा है, हम वहां से खबर ले सकते हैं। सैगो और शिमिजू मोटोयामा केव में पहुंच जाते हैं जहां की कमांड ईटो के हाथ में थी। वो कहता है तुम्हें भी वहीं सबके साथ मर जाना चाहिए था, तुमने अपनी पोजीशन छोड़ के गद्दारी की है। वो दोनों को मारने जाता है। तभी वहाँ तादामिची आ जाता है। वो उसे रोक देता है और बताता है कि मैंने ही ऑर्डर दिया था, जो बचे हुए लोग हैं वो नॉर्थ केव की तरफ आ जाए। तादामिची वहाँ से चला जाता है। ईटो को लगता है कि तादामिची कमज़ोर है। वो केव से अपनी यूनिट को लेकर चला जाता है हायाशी की यूनिट को ज्वाइन करने के लिए। शिमिजू और सैगो भी साथ चले जाते हैं। रात हो जाती है। अमेरिकन सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। सामने केव में कैप्टन निशी की यूनिट थी, पर वो ईटो की मदद को नहीं जाते हैं। इस पर ईटो गुस्सा हो जाता है और उस यूनिट के सोल्जर को मारता है। निशी कहता है हमें अटैक का ऑर्डर नहीं है और ये ऑर्डर तादामिची ने दिया है। ईटो ये सुनकर अकेले वहाँ से निकल जाता है। सुबह एक अमेरिकन सोल्जर निशी की यूनिट पर गन फायर करता है। तभी गोली लगने से वो अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो जाता है। निशी उसे उठाकर केव में लाने के लिए कहता है। निशी अपने सोल्जर से कहता है कि वो लोग उसका बैंडेज करें। उस सोल्जर को गोली लगी थी। निशी रात उस सोल्जर के पास आता है उससे बात करने के लिए। वो अपना नाम सैम बताता है। वो बताता है कि मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ। निशी कहता है मैं कुछ साल पहले लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स का हिस्सा रह चुका हूँ। निशी उसे अपने ओलंपिक्स की तस्वीर दिखाता है। उस सोल्जर के लिए निशी का बर्ताव एकदम दयालु था क्योंकि वो सोल्जर तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। आगे हम देखते हैं सैगो शिमिजू साथ बैठे होते हैं। शिमिजू कहता है उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसके वजह से उसका ट्रांसफ़र इस आइलैंड पर हो गया।
स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। रात शिमजू केम्पेईटाई में अपने सीनियर ऑफिसर के साथ पेट्रोलिंग पर होता है। वो देखता है एक घर के बाहर जापान का झंडा नहीं है। उस वक्त जिसके घर के बाहर जापान का झंडा नहीं होता था उसे देशद्रोही माना जाता था। ऑफिसर कहता है शिमजू से कि वो जाकर उनकी खबर ले। शिमजू देखता है घर में 2 छोटे बच्चे और एक माँ है। वो कहती है मेरे पति जंग में गए हैं। शिमजू के कहने पर वो बाहर झंडा लाकर लगा देती है। तभी महिला का डॉग दोनों पर भौंकने लगता है। इस पर वो ऑफिसर शिमजू को उस डॉग को मार देने के लिए कहता है। शिमजू उस डॉग को भीतर लेकर जाता है, पर वो देखता है कि वो दोनों बच्चों के आंखों में आंसू हैं। शिमजू हवा में गन फायर करता है और बाहर आ जाता है और अपने ऑफिसर को बताता है कि उसने उस डॉग को मार दिया। पर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है। वो ऑफिसर शिमजू की तरफ गुस्से से देखता है और उस डॉग को जाकर गोली मार देता है। उसके बाद वो शिमजू को बुरी तरह से मारता है और उसका ट्रांसफ़र इवो जिमा आइलैंड पर कर देता है। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। सैगो उसकी ये स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं तादामिची अपने पुराने दिनों को याद करता है जब तादामिची को अमेरिका में एज अ गेस्ट बुलाया गया था। वहाँ वो अमेरिकन ऑफिसर तादामिची को एक एक्सपेंसिव गन गिफ्ट देता है। तब जापान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे थे। सब साथ डिनर पर बैठे होते हैं। वहाँ उस अमेरिकन ऑफिसर की वाइफ तादामिची से पूछती है अगर कभी जंग हुआ तो क्या तुम मेरे पति को मार दोगे। इस पर तादामिची मुस्कुराकर कहता है हाँ जरूर, क्योंकि उस वक्त सबसे पहले मेरा देश होगा और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं निशी उस घायल सोल्जर सैम के पास आता है, पर वो मर चुका था। निशी को उसकी जेब से एक लेटर मिलता है जो सैम की मां ने सैम के लिए लिखा था। निशी उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। उसमें सैम की मां ने सैम के घर वापसी की प्रार्थना की थी और उस लेटर में एक मां का अपने बेटे के लिए प्यार साफ झलक रहा था। सभी सोल्जर्स उस लेटर को सुनकर भावुक हो जाते हैं। तभी बाहर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स निशी की यूनिट पर अटैक कर देते हैं। इसमें निशी की आंखों में चोट आ जाती है और वो अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लेता है। रात हम देखते हैं निशी ओकुबो से कहता है कि वो बाकी सोल्जर्स को लेकर तादामिची की तरफ निकल जाएं। अब आगे क्या करना है वही तुम्हें बताएंगे। निशी कहता है मैं यहीं रहूँगा। ओकुबो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, पर निशी का ऑर्डर उसे फॉलो करना था। वो बाकी सोल्जर्स को लेकर केव से निकल जाता है। तभी एक गन शॉट सुनाई देता है। ये गन शॉट निशी की थी। उसने सुसाइड कर लिया था। ओकुबो भावुक हो जाता है क्योंकि निशी एक अच्छा कैप्टन था। रात सैगो और शिमजू साथ बैठे होते हैं। शिमजू को अपनी माँ की याद आने लगती है और वो छिपकर अमेरिकन को सरेंडर करने चला जाता है, पर अमेरिकन सोल्जर्स उसे मार देते हैं। सैगो जब शिमजू की लाश देखता है तो रोने लगता है। सुबह सभी सोल्जर्स तादामिची के केव में पहुंच जाते हैं। तादामिची सैगो को देखता है और कहता है तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना है। सैगो मुस्कुराकर बताता है कि आपने 2 बार मेरी जान बचाई थी, पर सैगो की इस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छिपा था। रात वहाँ सैगो अपनी पत्नी हैनको को लेटर लिखता है कि हम यहाँ 5 दिन से बिना पानी और खाने के हैं और यहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पर मैं अब भी तुम्हें याद करता हूँ। सैगो तादामिची के पास जाता है। तादामिची कहता है तुमने सूरीबाची से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मैं समझ सकता हूँ ये काफ़ी मुश्किल था तुम्हारे लिए। वो कहता है कि तुम बहुत बहादुर सिपाही हो। इस पर सैगो कहता है मैं बस एक बेकर हूँ, बस एक छोटी सी बेकरी चलाता हूँ। मेरी एक पत्नी है, उसने कुछ दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है और अब तक मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं है। सैगो की बातें सुनकर तादामिची दुखी हो जाता है। तभी रेडियो ट्रांसमीटर पर एक जापानीज प्राइड सॉन्ग बजने लगता है जो जापान शहर से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। ये गाना उन सिपाहियों के लिए था जो इवो जिमा पर अमेरिकन से लड़ रहे हैं। वो गाना सुनकर तादामिची इमोशनल हो जाता है और उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। वो बाकी के सोल्जर्स को लेकर केव से निकल जाता है और तादामिची सबसे आगे होता है। जैसा कि उसने कहा था, जंग में वो अपने सिपाहियों के आगे होगा। यहाँ सैगो केव में रखे सारे सोल्जर्स द्वारा लिखे गए लेटर को उसी केव के जमीन में दफना देता है। हम देखते हैं सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और तादामिची घायल हो जाता है। फुजीता घायल तादामिची को घसीटकर चोटी पर लेकर आ जाता है। तादामिची कहता है कि वो उसे मार दे, पर फुजीता इमोशनल हो जाता है। पर तादामिची कहता है ये मेरा ऑर्डर है। फुजीता जैसे ही समुराई से उसका सर काटने जाता है तभी अमेरिकन सोल्जर उसे गोली मार देते हैं
और फुजिता वहीं मर जाता है। तभी सैगो लेटर्स को दफनाकर बाहर आता है और वो देखता है तादामिची घायल है। सैगो उसके पास जाता है। तादामिची उससे कहता है कि मरने के बाद उसे ऐसे जगह दफनाना जहां किसी को उसकी लाश न मिले, और फिर तादामिची अपनी गन से सुसाइड कर लेता है। ये देखकर सैगो रोने लगता है। सैगो तादामिची को दफना देता है। तभी वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स आ जाते हैं। उसमें से एक सोल्जर तादामिची की गन अपने पास रख लेता है। ये देखकर सैगो गुस्से में आ जाता है और वो सब सोल्जर पर सीमेंट पिकर से हमला करने लगता है। सभी सैगो को देखकर हंसने लगते हैं, पर उस वक्त सैगो जिस दर्द में था ये वही समझ सकता था। तभी एक सोल्जर सैगो के सर पर गन के पिछले हिस्से से मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं सैगो को होश आता है और वो खुद को इवो जिमा बीच पर पाता है, जहां अमेरिकन मेडिक उसका इलाज कर रहे हैं। वहां से फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है, जहां वो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। वहां उन्हें कुछ मिलता है। ये वही थैला था जिसमें सारे सोल्जर्स के लेटर्स थे, जो सैगो ने जमीन में छिपा दिया था। और ये फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस वक्त इवो जिमा पर 21,000 जापानीज सोल्जर्स मारे गए थे और लगभग 7,000 मरीन्स उस वक्त आइलैंड पर थी। इस फिल्म की कहानी बिल्कुल सच है। जो लेटर्स इवो जिमा आइलैंड पर दफन में मिले थे वो जापानीज सोल्जर्स द्वारा लिखे हुए थे, पर वो लेटर कभी उनके परिवार तक नहीं पहुंच पाए, और इस फिल्म का ये सबसे इमोशनल पार्ट था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।